हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग को ए कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वह करने वाले हैं क्लास 9th और ये सब्जेक्ट जो है आपका ये बायोलॉजी सब्जेक्ट का, इसमें दूसरा चैप्टर अध्ययन करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर का ये 30वां चैप्टर जो है इसका अध्ययन करेंगे। कौन सा? तो लघु उत्तरीय प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो कि बुक है आपका ये भारतीय भवन का बुक से लिया गया क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 24 तक का सभी को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ और अध्ययन करना शुरू करते हैं। यहाँ जो आपका ये पहला क्वेश्चन है, ऊतक क्या है? ऊतक जो कि आपका चैप्टर है, इसका परिभाषा जानना एकदम जरूरी है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर जो हो जाएगा आपका, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को, यानी कि कोशिकाओं के गुच्छे को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इस तरह से इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, बहुकोशिकीय जीवों में ऊतकों की क्या उपयोगिता है? तो उपयोगिता के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो है बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं रहती है। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिका रहती है। अतः इनके कार्यों का संपादन अच्छे एवं सही तरीके से होने के लिए इनका विभाजन श्रम के आधार पर होते हैं। तो किस चीज़ का विभाजन? तो कोशिकाएं रहती है उसका विभाजन होती है, जिसे ऊतक कहा गया है, जो किसी बहुकोशिकीय जीव के जीवन संचालन के लिए उपयोगी है। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ दूसरा का। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, विभज्योतकीय ऊतक तथा अस्थायी ऊतक में क्या अंतर है? तो विभज्योतकीय ऊतक एवं अस्थायी ऊतक में निम्नलिखित अंतर होते हैं। इस तरह से इसको लिख देना है हेडिंग को। उसके बाद विभज्योतकीय ऊतक इस तरफ और अस्थायी ऊतक इस तरफ। इस तरह से आपको अगर उत्तर लिखना हो तो लिखिएगा बहुत अच्छी तरीक़ा से। इसका जो आंसर हो जाएगा, विभज्योतकीय ऊतक आवश्यक जीवित कोशिकाओं से बना होता है जिसमें विभाजनों की क्षमता होती है, और अस्थायी ऊतक विभज्योतकीय ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप बनता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है और इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। दूसरा अंतर जो हो जाएगा, इस ऊतक की कोशिकाओं छोटी अंडाकार या बहुभुज होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं का आकार निश्चित होती है, एकदम निश्चित, इसमें निश्चित नहीं होती। इसमें राजधानी प्रायः अनुपस्थित रहती है। कौन सा चीज़? तो राजधानी अनुपस्थित रहती है। इसमें कोशिका बड़ी राजधानी पाई जाती है, यानी कि उपस्थित रहती है इसमें। कौन सा? तो अस्थायी ऊतक में। तो इस तरह से इसमें 3 अंतर हुए, इसको आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। और मृत्युतक ऊतक होता है ये। मृत्युतक ऊतक का एक इंग्लिश में और नाम होता है जिसे पैरेन्काइमा कहते हैं। तो पैरेन्काइमा कहाँ पाया जाता है? तो इसका स्थान बताना है। तो मृत्युतक नए तने, मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? तो नए मूल एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में ये पाया जाता है मृत्युतक या पैरेन्काइमा। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन को। स्थूल कोण ऊतक के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें। तो 2 कार्यों को लिखना है। तो यहाँ पर इस तरह से निम्नलिखित करके यहाँ पर लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पर जो है पहला जो कार्य हो जाएगा, इसे यह पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन सा? तो यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। और जब इनमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है। किस चीज़ का? तो भोजन का, खाने का प्रबंध करता है। इस तरह से इसका 2 कार्य हो गए। तो स्थूल कोण ऊतक का एक नया नाम और होता है कोलेनकाइमा। अगर कोलेनकाइमा ऊतक के किन्हीं 2 कार्यों को लिखें, इस तरह से अगर आपको लिखा हुआ मिले तो घबराना नहीं है आपको, इसी को 2 कार्य लिख देना है। अब देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। अगला जो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो सरल अस्थायी ऊतक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर जो लिखना है, पहला मृत्युतक या पैरेन्काइमा, दूसरा स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा, और तीसरा दीर्घ या स्क्लेरेनकाइमा, जो कि ये तीनों इंग्लिश वर्ड हैं, इंग्लिश नेम, और ये हिंदी है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं सरल अस्थायी ऊतक। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन को। यहाँ पर जो 7वां क्वेश्चन है, ये वाला, दीर्घ ऊतक की कोशिकाएं क्यों मृत कहलाती है? तो दीर्घ ऊतक मोती दीवार की मृत कोशिकाओं का
बना होता है, इसीलिए धीर्द ऊतक की कोशिकाएं मृत कहलाती है। किस वजह से? तो मृत कोशिकाओं का बना होता है, इसीलिए मृत कहलाती है। 8वां क्वेश्चन जो है, पौधों में धीर्द ऊतक का क्या महत्व है? तो पौधों में धीर्द ऊतक का निम्नलिखित महत्व है। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है एवं आंतरिक भागों की रक्षा करता है। कौन सी भाग को? तो आंतरिक भाग की रक्षा करता है। दूसरा, पौधों के बाहरी परतों में यह एक संरचनात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। दूसरा जो है, पौधों के बाहरी परतों में यह एक रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में? तो रक्षात्मक रूप से कार्य करता है, रक्षा करता है। और तीसरा जो है महत्व, यह पौधों को सामर्थ्य, दृढ़ता एवं लचीलापन प्रदान करता है। कौन कौन सा चीज़? सामर्थ्य, दृढ़ता और लचीलापन, ये 3 चीज़ प्रदान करता है। इसीलिए पौधों में धीर्द ऊतक का महत्व बहुत अच्छा खासा है। आप वीडियो पर लगातार बने रहिए, आपको सबका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है, अगर वीडियो समझ में आती है तो लाइक करते चलिए। यहाँ पर क्वार्क कोशिका का निर्माण कब होता है? तो समय के साथ साथ जड़ तथा तना जैसे जैसे पुरानी होते जाते हैं, इनके बाहरी ऊतक विभाजित होकर क्वार्क कोशिका का निर्माण करती है। कौन सा? तो बाहरी ऊतक विभाजित होकर क्वार्क कोशिका का निर्माण कर लेती है। तो इस तरह से क्वार्क कोशिका का निर्माण होता है। 10वां क्वेश्चन जो है, जाइलम एवं फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहा जाता है? तो जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बनता है, इसलिए जटिल ऊतक कहा जाता है। कितने प्रकार के? 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से ये बन जाता है, इसलिए इन्हें जटिल ऊतक कहा जाता है। यहाँ पर जो नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, जाइलम के प्रत्येक अवयव का एक एक कार्य लिखें। तो इसका एक एक कार्य देखने से पहले ये कितने प्रकार के अवयवों से मिलकर बने होते हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद उसका कार्य देखेंगे। तो जाइलम 4 विभिन्न प्रकार के अवयव से बने होते हैं। कौन 4 प्रकार के? तो उसका नाम जानते हैं पहले। तो वाहिनिकाएँ या ट्रैकिड्स, दूसरा वाहिकाएँ, तीसरा जाइलम तंतु और चौथा जाइलम मृतुतक। इस 4 प्रकार के अवयव से मिलकर जाइलम बने होते हैं। तो इसका आप कार्य देखते हैं। तो यहाँ पर जो कार्य हो जाएगा, पहला का, ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुँचाती है। जल को क्या करती है? तने द्वारा जड़ से लेकर पत्ती तक पहुँचा देती है, वाहिनिकाएँ या ट्रैकिड्स। और दूसरा देखते हैं, तो दूसरा जो है वाहिकाएँ, ये भी जड़ से जल एवं खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाती है, ये दूसरा काम इसका। और तीसरा जो देखते हैं जाइलम तंतु, ये मुख्यतः पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। कौन सा? तो यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। और चौथा जाइलम मृतुतक, यह भोजन संग्रह करता है एवं किनारे की ओर पानी के पार्श्वीय संवहन में मदद करता है। सबका अपना अपना ये कार्य है जाइलम के प्रत्येक अवयव का। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। 11वां क्वेश्चन में जाइलम तो हो गया, और जाइलम का जोड़वा भाई ये फ्लोएम। तो फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखें। तो जाइलम और फ्लोएम किस चीज़ का भाग है उसको थोड़ा देख लीजिए। ये जटिल अस्थायी ऊतक के भाग हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये नया कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो है फ्लोएम के प्रत्येक तत्व का एक एक कार्य लिखें बोल रहा है क्वेश्चन में। तो फ्लोएम के प्रत्येक तत्व 4 प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद इन तत्वों का इस प्रकार से कार्य है। तो कार्य को बाद में देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये कौन कौन प्रकार से मिलकर बने हैं। तो चालनी नालिकाएँ, दूसरा सहकोशिकाएँ, तीसरा फ्लोएम तंतु और चौथा फ्लोएम मृतुतक। सेम टू सेम उसी प्रकार से जाइलम की तरह। इस दोनों को समझने में आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, ध्यान से देखते रहिए। अब इसका कार्य देख लेते हैं। काम, तो काम जो हो जाएगा कार्य, चालनी नालिकाएँ का पहला, इस नालिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों से संचय अंग और संचय अंग से कहाँ? तो पौधे के वृद्धि क्षेत्र में जाता है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। जो तैयार भोजन होते हैं वो पत्तियों से संचय पहुंचता है और संचय अंग से पहुंचने के बाद ये पौधों के वृद्धि क्षेत्र में चले जाता है
जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। सहकोशिकाएँ, तो सहकोशिकाएँ यह चालनी नालिकाओं में भोज्य पदार्थों के संवहन में मदद करता है। इसका जो कार्य है ये हो जाएगा। तो ये चालनी नालिका में क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों के संवहन में मदद करते हैं। और तीसरा जो तत्व है फ्लोएम तंतु, ये फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। कौन सा चीज़, तो यांत्रिक सहायता प्रदान कर देते हैं फ्लोएम तंतु, ये जो फ्लोएम के तत्व हैं सो। और चौथा जो है फ्लोएम मृत्युतक, ये चौथा तत्व, इनमें भोजन संचित रहता है, ये भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक होती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन या 13वां जो है, एपिथेलियम ऊतक के किन्हीं 2-3 कार्यों को उल्लेख करें। कितने कार्य को, तो 3 कार्य को बोलता है लिखने के लिए। तो एपिथेलियम ऊतक के किन्हीं 3 कार्य निम्नलिखित हैं इस तरह से। और इसका जो पहला कार्य हो जाएगा, ये ऊतक मुख्य गुहा जहाँ श्वसन नली तथा आहार नाल के अस्तर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये ऊतक मुख्य गुहा जहाँ श्वसन नली तथा आहार नाल के अस्तर बनाते हैं। और दूसरा जो कार्य है, ये अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। और तीसरा जो इसका कार्य हो जाएगा, ये अंडवाहिनी में सिलियरी गति के कारण अंडाणु एक ही दिशा में जाने में मदद करती है। तो इस तरह से इसमें 3 कार्य प्रमुख हैं। एपिथेलियम ऊतक के किन्हीं 3 कार्य, इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण दें। तो संयोजी ऊतक जो हो जाएंगे, ऐसे ऊतक जो विभिन्न अंगों और अन्य ऊतकों को एक साथ बांधकर उन्हें मजबूती और सहारा प्रदान करते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। और इसका जो उदाहरण हो जाएगा, पहला कंकाल ऊतक और दूसरा तरल ऊतक। तो कौन कौन, तो अस्थि हो जाएंगे, और इस तरल ऊतक में हो जाएंगे रक्त या रुधिर। तो इस तरह से इसका उदाहरण है ये 2, कंकाल ऊतक और तरल ऊतक, और ये परिभाषा। 15वां जो क्वेश्चन है, एरियोलर ऊतक के कार्यों का उल्लेख करें। तो एरियोलर ऊतक के कार्य निम्नलिखित हैं, इस तरह से इसका आंसर होगा। और यहाँ पर पहला कार्य जो हो जाएगा, यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। ये त्वचा मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियां एक जगह रहेंगे को जोड़ने का कार्य करते हैं एरियोलर ऊतक। और दूसरा जो कार्य हो जाएगा, यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में मदद करता है। जहाँ पर स्थान रहता है वहीं पर बांध कर रखने में मदद करता है कौन, तो एरियोलर ऊतक। तो इस तरह से इसका 2 कार्य हो गए। 16वां क्वेश्चन जो है, टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। तो टेंडन और लिगामेंट में निम्न अंतर हैं। तो पहला अंतर जो हो जाएगा इस तरफ टेंडन की तरफ, टेंडन ऊतक मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है, और ये लिगामेंट ऊतक हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ये सिर्फ हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, और ये अस्थियों अथवा दूसरे मांसपेशियों से जोड़ता है। तो इसका यही फर्क है और यही अंतर। तो टेंडन का ये अंतर और लिगामेंट का यही अंतर। यहाँ पर जो 17वां क्वेश्चन है, वसा में या एडिपोज ऊतक के किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वसा में या एडिपोज ऊतक के 4 कार्य निम्नलिखित हैं, इस तरह से लिख देना है। और यहाँ पर जो कार्य लिखना है, तो पहला कार्य हो जाएगा, यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थों का कार्य करता है और जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है, संचित करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग होता है। और दूसरा जो कार्य है, यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। तीसरा कार्य जो हो जाएगा, यह ऊतक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। और चौथा जो कार्य हो जाएगा, इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। अगर ये एडिपोज ऊतक ज़्यादा जमा हो जाए तो इसके कारण शरीर मोटा हो जाता है। इस तरह से इसके 4 कार्य हो गए।
यहाँ पर जो 18वां क्वेश्चन है, रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, रक्त का अंतरकोशीय भाग तरल होता है जिसमें कोशिकाएं बिखरी रहती है, यानी कि फैकाइल रहती है, इसलिए इन्हें तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तो किस कारण से कोशिकाएं बिखरी रहती है, इसीलिए इन्हें तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल होता है अंतरकोशिकीय भाग। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन को। तो 19वां क्वेश्चन जो है, तो लसिका क्या है? लसिका का स्पेलिंग हो जाएगा लिम्फ। तो लिम्फ क्या है या लसिका क्या है? तो लसिका का परिभाषा यहाँ पर देना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, लसिका एक पर्णहीन द्रव है। कौन सा? पर्णहीन द्रव है जिसमें लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी एवं प्लेटलेट्स नहीं होते। इसमें रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है। साधारणतः इसमें श्वेत कणिकाएं तैरते रहते हैं। कौन सा कणिकाएं? श्वेत कणिकाएं तैरते रहते हैं। रुधिर की अपेक्षा लसिका में कम मात्रा में पोषक पदार्थ एवं ऑक्सीजन होते हैं। तो कौन सा? तो ऑक्सीजन कम होते हैं, लसिका में कम मात्रा में होते हैं। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एवं अवशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरह से लसिका क्या है, इसका आंसर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अवशिष्ट पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि बेकामयाब चीज़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, कामयाब चीज़ कम। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ। 20 क्वेश्चन यहाँ पर जो है, ये परिभाषा क्या है पूछ रहे हैं। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ क्या है? तो इसका परिभाषा लिखना है। तो ऐच्छिक पेशियाँ यहाँ पर, तो ये पेशियाँ जंतु के कंकाल से जुटी रहती है और इसमें ऐच्छिक गति होती है, इसलिए इन्हें ऐच्छिक पेशी या कंकाल पेशी कहते हैं। तो इसका परिभाषा इस तरह से। और अनैच्छिक पेशियाँ का परिभाषा कुछ इस तरह से है। ये पेशियाँ नेत्र की आइरिस में विरसन और उसकी नालिकाओं में, मूत्र वाहिनियों और मूत्राशय में तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। तो कौन कौन जगह पर? तो नेत्र की आइरिस में, विरसन में और उनकी नालिकाओं में, और मूत्र वाहिनियों में और मूत्राशय में तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। इसका संकुचन जंतु के इच्छाधीन है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। तो इस तरह से इसका परिभाषा हुआ, और ऐच्छिक पेशियाँ और अनैच्छिक पेशियाँ का। इसका आंसर ये है। 21वां क्वेश्चन जो है, रेखित पेशी को ऐच्छिक क्यों कहते हैं? तो रेखित पेशी में ऐच्छिक गति होती है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी इसलिए कहते हैं। अब 22वां क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्यों का उल्लेख करें। तो तंत्रिका ऊतक के मुख्य कार्य निम्न हैं, और ये पहला कार्य जो हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। और दूसरा, कुछ तंत्रिकाओं आवेगों को मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से शरीर के अन्य भागों में ले जाते हैं, जो अनुरूप ढंग से उत्तेजित होते हैं। इस तरह से इसका दो कार्य हैं तंत्रिका ऊतक के। 23वां क्वेश्चन जो है, तंत्रिका यानी कि नर्व क्या है, इसका परिभाषा पूछ रहा है। तो जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं तब इसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं। जब एक से ज़्यादा तंतु संयोजी ऊतक से घिरे रहते हैं तब क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक कहते हैं। 24वां क्वेश्चन जो है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के क्या कार्य हैं? तो इसका कार्य बताना है। तो एक्सॉन आवेगों को साइटन से आगे की ओर ले जाता है, जबकि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्स बनाती हैं। तो इस तरह से क्या कार्य हैं ये कार्य हो गए। एक्सॉन आवेगों को साइटन से आगे की ओर ले जाता है, और ये डेंड्राइट्स का, जबकि एक न्यूरॉन के एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर सिनेप्स बनाती है। तो इस तरह से 1 से लेकर 24 तक का आंसर आपको मैं बता दिया हूँ।
आई होप कि आपको 1 से लेकर 24 तक के जितने भी क्वेश्चन थे आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले कोई भी वीडियो डालें तो आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप समय पर देख पाएँ, ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।